नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या के बाद भारत गुस्से में है। पूरे देश में उबाल है। पाकिस्तान से जो आए आतंकी उन्होंने भारत को गहरे जख्म दिए हैं, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। देश की आवाम ये आवाज़ दे रही है अपनी सरकार को कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है सब कुछ। भारत ने इस हमले के गुनाहगारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। इस बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों को युद्ध के हालात को लेकर एक मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद लोगों में एक तरह की आशंका भी पनप रही है कि क्या वाकई इस बार युद्ध होकर रहेगा। मॉक ड्रिल कल यानी बुधवार 7 तारीख को शाम में होगी और इस दौरान देश के कुल 244 जिलों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे। शहरों को ब्लैकआउट किया जाएगा। आम लोगों को आपात स्थिति में शेल्टर लेने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध जैसी स्थिति में लोगों को बचने के लिए तैयार करना है, ताकि वो अपने साथ दूसरों की सुरक्षा कर सकें। ये मॉक ड्रिल ऐसे समय हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर घनघोर तनाव है। सरकार ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। भारत की वायुसेना ने नोटेम जारी कर दिया है। कल पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर युद्धाभ्यास का ऐलान किया गया है। दोनों देशों के बीच तनाव है। पाकिस्तान की सेना डरी हुई है और इसी डर में पाकिस्तान की जो नेवी है उसने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भारतीय नौसेना का एक जहाज उसने अपने रडार पर दिखाया है। तो इस तरीके के फेक वीडियो भी पाकिस्तान जारी करके भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। नेताओं ने अपने परिवारों को विदेश भेज दिया। ये बात भारत की नहीं, पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के नेताओं ने, वहाँ के जो सर्वोच्च कमांडर हैं सेना के, उन्होंने भी अपने परिवारों को पाकिस्तान भेज दिया है। खुद आर्मी चीफ जनरल मुनीर का परिवार भी पाकिस्तान छोड़ गया है। तो भारत से युद्ध में वो जीत नहीं पाएंगे, ये तो सभी जानते हैं। इस बीच भारत ने अपनी तैयारी और पुख्ता कर ली है। इसमें मंथन आज इसी पर कि क्या कल युद्ध का वाकई सायरन बजने वाला है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कल प्रधानमंत्री से मिले थे। यह खबर आई थी कि वो सीबीआई डायरेक्टर को लेकर वो गए थे, लेकिन अभी तक डायरेक्टर का नाम सामने नहीं आया है। तो आज दिन भर इस बात को लेकर कहा गया कि हो सकता है राहुल गांधी डायरेक्टर के संदर्भ में बात करने गए हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष इसके सदस्य होते हैं, जो कमेटी सीबीआई के डायरेक्टर का चुनाव करती है। लेकिन अब इस बात को लेकर भी एक चर्चा है कि कल प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच एक फाइनल राउंड की बातचीत हुई है, देश के हालात को लेकर और जो भी एक्शन लेना है उसको लेकर। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां, ये परिस्थितियां हैं। आज पंजाब के फिरोजपुर, जो बेहद सीमावर्ती इलाका है, वहां पर मॉक ड्रिल किया गया। युद्ध से बचने के तरीके लोगों को बताए गए, सायरन बजा और वहां पर ब्लैकआउट भी आज ही किया गया है। तो कल पूरे देश में 7 तारीख को ब्लैकआउट का एक अभ्यास किया जाएगा। अब जिन्होंने 1965, 1971 का युद्ध देखा है, जो पूर्ण युद्ध था, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि उसके सैनिक नहीं है, मुजाहिदीन हैं। तो वो एक आधिकारिक युद्ध का ऐलान नहीं था। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डीडी के सौजन्य से हैं और ये वो दौर है जब 1971 के युद्ध का दौर है, वो दिखाई पड़ रहा है। और ये वो मंजर है जिसको लेकर आज भी भारत का सीना चौड़ा होता है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फील्ड मार्शल जनरल मानेक शाह ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को तकसीम कर दिया और
तकरीबन 95,000 सैनिकों की पतलूमें और वर्दियों को खूंटी पर टंगवा दिया था। तो इतना बड़ा सैन्य समर्पण शायद भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि तकरीबन 1 लाख सैनिकों का समर्पण कहीं हुआ हो। तो हम वो देश हैं, अब जो पीढ़ियां जिन्होंने 71 का युद्ध जीता है, चाचा, पिताजी, बाबा, मौसा, जो जिन लोगों ने देखा है युद्ध को, ब्लैकआउट देखा है, अब घरों में सायरन बजने की जो ऐलान के बाद कि भाई कल सायरन बजेगा, सिविल डिफेंस और के वर्कर, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, वो इस सब काम को करेंगे। हालांकि सिविल डिफेंस हर साल कोई ना कोई युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग करता रहता है, किस तरह आपात स्थिति में लोगों को कैसे बचाएंगे, लेकिन ये जो ट्रेनिंग की बात है, ये जो अभ्यास की बात है, कुछ अलहदा है। तो वास्तव में इस बार घरों के बीच, ड्राइंग रूम में भी युद्ध की चर्चा शुरू हो गई है। जो पुराने लोग हैं, जो जिन्होंने उस दौर को देखा है, वो ब्लैकआउट के बारे में अभी तक बताते थे। कल या जो नई पीढ़ी है वो देखेगी कि ब्लैकआउट कैसा होता है, किस तरीके का होता, कैसे किया जाएगा। हालांकि अभी युद्ध का ऐलान नहीं है, लेकिन फिर भी उससे पूर्व की तैयारी। तो पूरे देश में एक तरीके से युद्ध को लेकर अब ये चर्चा ड्राइंग रूम में है कि हर सवाल आदमी पूछ रहा है कि क्या युद्ध होगा। और आज हम भी मंथन में ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कल युद्ध का सायरन बज जाएगा आधिकारिक रूप से, क्योंकि बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं, विदेश में लॉबिंग भी चल रही, विपक्ष की बयानबाजी भी चल रही, विपक्ष के नेताओं की मस्करी भी चल रही, सत्ता पक्ष भी कहीं पीछे नहीं, वो भी विपक्ष को पाकिस्तानी ठहरा रहा। लेकिन इन सबके बीच हम एक हैं, ये संदेश भी देश दे रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रूप कुमार शर्मा चीफ वार्डन हैं सिविल डिफेंस के। आज मैंने कहा था अपने सहयोगियों से कि सिविल डिफेंस के लोगों को जरूर जोड़ें। शर्मा जी, बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। कर्नल प्रदीप भाटिया सैन्य अधिकारी हैं हमारे साथ, कर्नल प्रदीप भाटिया भी जुड़े हैं। कर्नल रामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी सैन्य अधिकारी हैं, तमाम युद्धों को लड़ा है। मेजर विराट मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ये तीनों पूर्व सैन्य अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र सिंह दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत। और डॉक्टर विजय कुमार सिंह आ गए हैं हमारे साथ में, जाने माने विदेश मामलों के जानकार। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। ट्रेनिंग को लेकर, इन सब सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही अनुभवी सिविल डिफेंस में काम करने वाले रूप कुमार शर्मा जी की तरफ मैं मुखातिब होऊंगा और चर्चा को उस तरफ ले जाऊंगा। शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। नई पीढ़ी ने तो इस तरह की चीज़ों को देखा नहीं, ब्लैकआउट वगैरह 71 के बाद बहुत सारे लोग, बल्कि नई पीढ़ी क्या कहा जाए, वो एक 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ बुजुर्ग हो गई हैं और इस तरीके के उन्होंने देखे नहीं। लेकिन कल जब ये सारी चीज़ें देखेंगी, तैयारियाँ और ब्लैकआउट और युद्धाभ्यास, तो जाहिर सी बात है कि इसकी चर्चा ड्राइंग रूम में शुरू हो गई है। किस तरीके से आपका संगठन काम करता है और किस तरीके से आप लोगों को जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, क्या इसका मकसद था, जरा जो नई पीढ़ी और दर्शकों को बताइए। शर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं रूप कुमार शर्मा हूँ और मैं ये सिविल डिफेंस का जो है सन 62 की लड़ाई के बाद में इसका जो है वो गठन किया गया था। सन 65 में उसका गठन वो एक एक्ट के अंतर्गत हुआ था और केंद्र सरकार ने इसको कराया था। और मैं सन 70 से सिविल डिफेंस में जुड़ा हुआ था। जी जी। सन 70 में हम लोगों ने, जिस समय पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तो उस समय हम लोगों ने पूरा, हमारे जितने वार्डन थे, हम उस समय सेक्टर वार्डन था, 17 साल की उम्र थी, लेकिन मैं उससे जुड़ करके मैंने उस समय ब्लैकआउट करवाया। ब्लैकआउट कराने का पहला सबसे बड़ा वहाँ उस समय काम होता था कि अफवाहों को फैलने से रोकना, क्योंकि वो उस समय मीडिया का जमाना नहीं था, केवल प्रिंट मीडिया था या अखबार थे और रेडियो थे, और लेकिन बाकी चीजें नहीं थी। इसलिए उस समय बहुत जरूरी था कि अफवाहें बहुत तेजी से फैलती थी, अफवाहों पर रोक लगाना बहुत जरूरी होता था। उसके लिए हम लोग सिविल डिफेंस के वार्डन जो है वो सब उसके पर तैयार रहते थे। फिर उसके अलावा पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक को हमें पूरी किस तरह से उसको, युद्ध अगर हो रहा है तो उस समय में क्या क्या सावधानी बरतनी है। अगर कोई इस समय सायरन बजेगा, ऊंची नीची आवाज में सायरन बजता था कि खतरे वाला सायरन बजा है, तो उस समय हमें क्या करना है। जिस समय 71 के बार में वो खुले मैदानों में क्या नाम है, वो ट्रेंच खोदी गई थी, बंकर बनाए गए थे, जिसमें अगर सायरन बजे तो बंकर के बीच में जाकर के आदमी छुप जाए। और सबसे बड़ा ये होता था कि जब हम लोग नीचे बैठ जाएंगे और कान और वो मुंह बंद रखते थे, मुंह कस के बंद रखते थे और कान बंद रखते थे। ये बहुत जरूरी होता था कि ये किया जाता था।
और उसके अलावा क्या नाम है कि हमारे सबसे बड़ी चीज है कि उस समय क्या नाम है अंधेरा जो जरूरी करा ब्लैकआउट कराना जरूरी होता था। ब्लैकआउट के लिए हर घर में लोगों को यह किया जाता था कि अपने घरों में खिड़कियों पे काले कागज लगाएं जी या कपड़ा टांगे, इससे कि बाहर रोशनी ना आए। क्योंकि बाहर समय जो तो बाहरी विदेशी सैनिक जो है वो लाइट देख करके ही अटैक करते थे। उस समय का ये जीपीएस वाला सिस्टम नहीं था जो आज के हम जीपीएस से कर लेते हैं, लेकिन उस समय का ये सिस्टम नहीं था। तो वहां पे जहाज आता था, उसने अगर जहां देखा कि रोशनी है, लाइट है, तो वहां पे तुरंत ही वो बम किया जाता था। इसलिए अब चूंकि लखनऊ भी बहुत सेंट्रल कमांड का क्षेत्र है, बीकेटी क्षेत्र था, इसलिए लखनऊ बहुत सेंसिटिव था। यहाँ पर हमारा सिविल डिफेंस का कंट्रोल रूम सीडीआरआई के पास में बना हुआ था, जिसका लिंक डायरेक्ट बीकेटी और क्या नाम मेमोरा रेलवे उससे था, एयरफोर्स स्टेशन से, जिससे कि वो टेलीप्रिंटर पे मैसेज आते थे। मैसेज आकर के पूरा मैसेज पूरे उस पे साइरन बजा करके पूरा सबको सिग्नल दिया जाता था। जी ये उस समय का सिस्टम था जो उस समय हम लोग करते थे। ये बहुत जरूरी था कि मतलब हम इसको और सबको, अगर साइरन अगर बज रहा है तो हमें सबसे पहले ये करना है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पे भेजें। अगर कहीं मकान में है तो बाहर निकल जाए, और किसी खुले में दिखे बिल्कुल दीवार के पास छुपे, या कहीं कमरे में है तो मेज के नीचे छुप जाए, जिससे कम से कम जो है नुकसान हो। क्योंकि अगर मकान गिरेगा तो कम से कम मेज के नीचे जो है जो भी है वो मेज बचेगी, या कोई भी ऊंची नहीं उसके नीचे छुपे, या दीवार के पास खड़े हो जाए, जिससे थोड़ा सा दीवार के पास अगर नीचे बैठ जाएंगे तो उससे थोड़ा सा बचेंगे। ये बहुत जरूरी होता था उस समय। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है शर्मा जी आपने बताई। लेकिन अब वारफेयर बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई। आपने कहा कि तब मीडिया नहीं होता था, अफवाहें बहुत जोर पकड़ती थी, लेकिन अब सिविल डिफेंस की ज़्यादा चुनौती हो गई, क्योंकि अब मीडिया तो है, मीडिया बहुत तेज है, लेकिन झूठा मीडिया बहुत है। मीडिया अब झूठा हो गया है, वो चाहे मेन स्ट्रीम का मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। अब मुझे लगता है कि वो 71 से बड़ी चुनौती है, क्योंकि तब अफवाहें मैन टू मैन फैलती थी, लेकिन अब तो एक सेकंड में जो सोशल मीडिया है उसमें झूठ की तादाद ज़्यादा है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी झूठ का शिकार हो गया है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, अब मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी। शर्मा जी जी, अब बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें सबसे बड़ी, हम लोगों को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि अगर इन केस कोई भी आपके पास वीडियो आ रहा है तो कम से कम उसको वेरीफाई जरूर करें, वेरीफाई करने के बाद ही कहीं आगे बढ़ाएं, और कोई भी चीज इस तरह का दूसरे को कभी फॉरवर्ड ना करें जिससे कि अफवाह फैले या लोगों को पैनिक हो। ये चीज बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले ये कहा कि मीडिया में इस तरह की कोई भी गलत न्यूज आ रही है, पहले उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ये सबसे अहम चीज है हमारे लिए, सबके लिए। शर्मा जी, जो आपका संगठन है सिविल डिफेंस, उसमें मुझे लगता है कि अब जो हालिया वर्षों में बहुत निष्क्रियता भी दिखी है। जैसे पहले हम लोग जब स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग में आए थे 88-89 में, तो हर साल मॉक ड्रिल होते थे, बहुत अच्छे प्रदर्शन होते थे, पूरे ज़िले के अधिकारी मौजूद रहते थे, पब्लिक के लोग भी होते थे। और लेकिन हालिया वर्षों में मुझे लगता है 10-11 साल में, 12 साल में मुझे उस तरीके की सक्रियता नहीं दिख रही है। अचानक ये कहा गया कि भाई अब ड्रिल करनी है, सब कुछ करना है, तो क्या मानसिक रूप से जो सिविल डिफेंस हमारा संगठन है वो तैयार है पूरी तरीके से? नहीं, सिविल डिफेंस पूरी तरह तैयार है। हमारे सिविल डिफेंस के जितने वार्डन हैं सबको ट्रेनिंग दी जाती है लगातार। उसके अलावा इस सिविल डिफेंस के द्वारा क्या नाम है स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड की, फायर फाइटर की। और आज की डेट में क्योंकि युद्ध की संभावना बहुत कम थी, तो सिविल डिफेंस को डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, अचानक कोई भी बाढ़ आए, चाहे बाढ़ हो, चाहे वो दंगा हो या किसी तरह का हो, उस सब में जो है सिविल डिफेंस का उपयोग ज्यादा किया गया। और उसके अलावा क्या नाम है हमारा क्या नाम है जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशन है, मॉक ड्रिल जो है वो हमारे बीकेटी में भी होती है, इवन स्कूलों में भी अक्सर हर साल में 2-3 मॉक ड्रिल लखनऊ में हर जगह जरूर होती है, हर क्षेत्र में की जाती है। लेकिन ये उसका प्रचारित बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन मॉक ड्रिल हर क्षेत्र में की जा रही है, ये जरूर होती है, अभी भी की जा रही है। सिविल डिफेंस की भूमिका मौजूदा वारफेयर में, मौजूदा दौर में सिविल डिफेंस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सब बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे सभी वार्डन जो है, जितने हमारे सिविल डिफेंस के करीब लखनऊ में करीब 2-2.5 हजार के आसपास वार्डन है, वो सारे के सारे तैयार हैं और वो लोग सब उसमें काम कर रहे हैं सब। और उसके अलावा एक चीज और भी है, बहुत से वार्डन तो हमारे जो पूर्व डिविजन वार्डन है, जो मतलब पुराने वार्डन है, वो भी उनकी भी संख्या बहुत है। इस तरह समझिए 4-5 हजार है, वो भी सब इसी में जुड़े हुए हैं, वो सब इसमें सहयोग करेंगे। और उनका सबसे बड़ा योगदान है कि वो उन्होंने पुरानी
समय में उसको देखा हुआ है, सिविल डिफेंस में उन्होंने काम किया है, उन्होंने वार के समय काम किया है। आज के लोगों ने, नए वार्डन्स ने काम नहीं किया, लेकिन पुराने लोगों ने, वार्डन ने काम किया हुआ है, इसलिए उनको जो है बहुत ज्यादा वो हैगा कि, और उनका अनुभव का लाभ जो है वो नए हाँ, वार्डन्स को मैं भी यही मिलेगा। कहना चाह रहा था कि क्या अब ये जो वक्त है, क्या पुराने लोगों को जागृत किया गया है कि उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए? आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। थैंक यू, आप लगातार बने रहिए शर्मा जी। मैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल प्रदीप भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं। कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। चूँकि इस कार्यक्रम का जो ओपनिंग कमेंट है हमने सिविल डिफेंस के रिटायर्ड चीफ वार्डन शर्मा जी से लिया और उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर डिस्कस किया। मौजूदा जो वारफेयर है 71 से अगर हम तुलना करें, अगर हमें युद्ध के उसमें जाना पड़ सकता है, तो क्या चीज़ें बदली हैं, क्या चुनौतियां बढ़ी हैं, क्या आसान हुआ है? एक सैन्य अधिकारी के रूप में आपके क्या अनुभव हैं? आप हमारे दर्शकों से कैसे साझा करेंगे उन्हें? जी, सबसे पहले तो शर्मा जी का धन्यवाद। उन्होंने बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे ढंग से बताया कि इस ऐसे समय में क्या रोल होना चाहिए। और मैं अपने दर्शकों को सूचित करना चाहता हूं कि 71 के बाद पहली बार ये स्थिति बन रही है जिसमें हम लोग ये एक्शंस जो कल होने वाले हैं 244 जिलों के अंदर, उसको कार्यरत करेंगे। जी। तो 71 से अभी तक टेक्नोलॉजी में बहुत तब्दीली हुई है। उस समय ब्लैकआउट की बहुत अहमियत होती थी। लाइट दिखने पर अंदेशा होता था, एयर अटैक्स हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसमें एनवीडीज इत्यादि के कारण एयरक्राफ्ट्स को अंधेरे का लाभ, अंधेरे का नुकसान नहीं हो सकता है, तो उसकी अहमियत थोड़ी कम हो गई है। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो मॉक ड्रिल है ये बहुत जरूरी है। अफवाहों से बचना, लोगों को अपनी सेफ्टी करना, वाइटल इंस्टॉलेशन, वाइटल एरियाज की प्रोटेक्शन करना, और फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और इस तरह के जो उपाय हैं जिससे कि कम से कम नुकसान हो सके, उसके लिए लोगों को तैयार करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय पिछले वॉर से अभी तक बहुत समय निकल चुका है और इस तरह की ड्रिल हुई नहीं। इसलिए जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो बच्चे स्कूल में हैं, उनको भी इसके बारे में मालूम नहीं है। तो उनको अपनी प्रोटेक्शन किस प्रकार करनी है, अपने बड़ों की प्रोटेक्शन किस प्रकार करनी है, उसकी जानकारी देने के लिए मॉक ड्रिल होना बहुत जरूरी है। और सरकार का एक बड़ा अच्छा कदम है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, दूसरा पूरा देश एक साथ होकर हमारी सैन्य शक्ति के पीछे आएगा। देश में यूनिटी बढ़ेगी, लोगों को आभास होगा कि हमारे सैनिक किस स्थिति में कार्य करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, और उनको उनके साथ किस प्रकार सहयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसी ड्रिल से सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम है पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी उनके साथ हैं। कर्नल साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा कि अब ब्लैकआउट का उतना महत्व तो नहीं है। ऐसा क्यों? जरा इसको विस्तार से बताएं। देखिए जी, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी एयरक्राफ्ट्स को अवेलेबल है, उसके कारण, और जो एमुनिशन एयरक्राफ्ट्स में मौजूद है, जिसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एरिया वेपन्स, उनके लिए जो महत्व पहले होता था ब्लैकआउट का, जिसमें लाइट देखकर एयरक्राफ्ट्स फायर किया करते थे, बॉम्ब्स ड्रॉप किया करते थे, उसकी अहमियत समाप्त हो चुकी है। तो अभी एयरक्राफ्ट में जो पायलट बैठा है, उसके सामने जो उसका वाइजर होता है हेलमेट का, उसमें उसे नीचे का सब कुछ दिखाई देता है। तो उसके टारगेट्स एयर मार्क्ड होते हैं, कंप्यूटर में फेड होते हैं एयरक्राफ्ट के, और उसे मालूम है किस जगह पर उसे बॉम्ब ड्रॉप करना है। तो जरूरत हमें ये है कि हमारा, यदि किसी क्षेत्र में, आबादी वाले क्षेत्र में एयरक्राफ्ट पहुंच जाते हैं दुश्मन के, तो उसका अगर बॉम्ब्स गिराए जाते हैं, उससे से कम नुकसान कैसे हो, उसके लिए हमें तैयार होना है। उसके लिए सायरन्स जब बजे तो लोगों को किस प्रकार ड्रिल करनी है, वो शर्मा जी ने आपको विस्तार से बता दिया। ठीक बात है, थैंक यू।
आप लगातार बने रहिए। एक दूसरे सैन्य अधिकारी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, मेजर विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा जी, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूँ। अभी कर्नल प्रदीप भाटिया ने बड़ी विस्तार से चीज़ों को बताया और कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है। हम सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 71 जब हमने शायद एक ऐसा अद्भुत कारनामा करके दिखाया जो एक ज्वेल की तरह है, एक नगीने की तरह है भारत के सैन्य इतिहास में। और आप उस वक्त हम इतने ताकतवर नहीं थे सैन्य के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में हम इतने बलवान नहीं थे। तब की स्थिति, अब की स्थिति और तब के पाकिस्तान और आपके पाकिस्तान से अगर तुलना करें तो क्या स्थितियां बन रही हैं। और अभी एक बात कर्नल ने कही बड़ी महत्वपूर्ण कि ये इस तरह की चीज़ों से हमारी जो पूरे देश की जनता है वो यूनाइट होती है, सैनिकों के प्रति उनका एक लगाव होता है, सैनिकों को भी अच्छा लगता है। तो क्या ये माहौल बनाया जा रहा है इस तरीके का? देखिए दुर्गेश जी, ये अभी जो कर्नल भाटिया साहब ने बात कही है बिल्कुल सही है। 1971 के बाद लगभग 54 साल के बाद हम इस तरीके की मॉक ड्रिल देखने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है भारत के इतिहास में। और ये जो कुछ भी इस समय हो रहा है उसमें सरकार ये चाहती है कि जो हमारी आम जनता है वो पहले से सजग रहे। अंग्रेजी में एक कहावत भी है जो मिलिट्री में चलती है कि द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज इटर्नल विजिलेंस, कि सजग रहने पर ही हमारी आज़ादी बनी रहती है। तो इस सजगता को देखते हुए हम ये मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान की बात करी, भारत और पाकिस्तान के अगर आप रक्षा बजट को देखेंगे तो हमारा रक्षा बजट लगभग 80 से 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। पाकिस्तान का रक्षा बजट बहुत कम है हमसे, पर फिर भी उनके पास आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसकी वो जब तक गीदड़ भपकी दिया करते हैं। वो लोग आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, कोई उनके यहाँ खास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है किसी चीज की। उनका देश बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा किए जा रहे हमलों से त्रस्त है। उनके यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है उसमें ना उनके पास खाने के लिए सामान है, खाद्य है, ना उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, पर फिर भी वो लड़ाई लड़ने के लिए उनकी जो पाकिस्तान आर्मी है वो लगातार वहाँ के लोगों को भड़का रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसमें भी वो ग्रे लिस्ट में मौजूद है, भारत की ही वजह से उनको उसमें डाला गया है। आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो 1971 और 2025 में फर्क तो बहुत आ चुका है। अभी आज के समय में जो उनको सहायता यूएस से मिलती थी वो आज हम ऐसा देख सकते हैं एक मोटे तौर पे कि यूएस अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें, जहां तक इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की बात है तो उसमें जैसा कि जो चीफ वार्डन साहब हैं उन्होंने बताया, कर्नल भाटिया ने बताया, बिल्कुल सही बात कही। पर एक पक्ष हमको और जानने की जरूरत है कि जो आम जनता है वो तो अपनी रक्षा के लिए सारी तैयारियां करेगी ही। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी जो इनकी हॉटलाइन है और जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसको जोड़ा जाएगा इसके साथ, सिविल डिफेंस के साथ में जो एयर रेड की वार्निंग सिस्टम है उसको भी ये लोग अपना अलर्टनेस उसकी चेक करते हैं कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है। साथ में जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो लोगों को रेस्क्यू करना, उनको जो आपके फायर फाइटर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनके जो साजो सामान है, उनके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और जो उनकी फायर फाइटिंग वाली गाड़ियां हैं उनको चेक करना कि वो सब सही काम कर रही है कि नहीं। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो अपने सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स के साथ रेडी रहें। जो लोग हैं उनको ये बताया जाए कि आप अंडरग्राउंड कैसे छिप सकते हैं, किस तरीके से आपको अपना उस समय बिहेवियर करना है, घर में टॉर्चेस हों, आप छुपने के स्थान अपने नियत कर लें। तो ये सारी चीजें इसी की पूरे घटनाक्रम का ही हिस्सा है। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने रखी। लेकिन मुझे एक ब्रेक पर जाना का इशारा है, मैं ब्रेक लूँगा, लेकिन मेरे मन में सवाल एक बहुत प्रबल रूप से उठ रहा है कि अचानक 3-4-5 दिन में हमने एक टेम्पो बनाया और हम कर रहे हैं, चूँकि हमला इतना भयानक था पहलगाम का कि हमको करना ही था। लेकिन जितना भी है जो डिस्कशन हुआ है इतनी देर में, उसमें सिविल डिफेंस की भूमिका बहुत बड़ी है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर 20 से 25 साल के किसी युवा से पूछ लो भाई सिविल डिफेंस क्या है, मुझे नहीं लगता वो बता पाएगा। काम तो पूछना छोड़ दीजिए। तो क्या हम भूल गए थे 54 के बाद सिविल डिफेंस की भूमिका को भूल गए थे, उसके महत्व को भूल गए थे? ठीक है, कर्नल भाटिया ने कहा कि अब इंफ्रारेड का ज़माना है। जो
एयरक्राफ्ट होते हैं वो टारगेट सेट करके आते हैं, उनमें आप रोशनी रखिए ना रखिए, अंधेरा रखिए ना रखिए, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन कहीं किसी डैमेज के बाद किस तरीके से हमें रेस्क्यू करना है, राहत बचाव कार्य कैसे करने, इसमें सिविल डिफेंस नामक संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि 18, 20, 15, 14, मुझे लगता है जो 54, 71 के बाद जो नई पीढ़ी है, हम लोगों की पीढ़ी छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बाद की पीढ़ी और इसके बाद की पीढ़ी, इसके बाद वाली को तो हो सकता पता हो, लेकिन जिन लोगों की उम्र 30 के अल्ले पल्ले है, 25 के अल्ले पल्ले है, उन्हें सिविल डिफेंस के बारे में मुझे नहीं लगता पता होगा। मैं पूछूंगा। क्या कल मॉक ड्रिल के बाद युद्ध का सायरन बज सकता है? एक और खबर कि जो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में कल भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन होगा। इसे मॉक ड्रिल कह सकते हैं, युद्धाभ्यास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन होगा। सुखोई से लेके मिराज, सुखोई, राफेल तक पूरा बेड़ा आपको नजर आएगा, भारतीय वायुसेना की शक्ति नजर आएगी। तो कुल मिलाकर कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए भी और सेनाओं के लिए भी। विदेश कौन किसके साथ में है, क्या स्थिति है, जो देश हैं, जो दुनिया के देश हैं, वो कैसे इस पूरे तनाव को रिएक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी नज़र क्या है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। डॉक्टर सिंह, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूँ। तरह तरह की खबरें आती रहती कि टर्की ने ये कर दिया, रूस का ये है, चीन का ये है। ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनज़र जो विश्व समुदाय है उसके मन में क्या है, वो कैसे सोच रहा है? क्योंकि यूएन की बैठक हो रही, उसमें भी वार्न किया जा रहा। पाकिस्तान ने अभी एक बैठक हुई आज ही, और पाकिस्तान के अधिकारी निकल कर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने अपने आप को विक्टिम बताया कि नहीं, वो पहलगाम के मसले पर भारत उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें बर्बाद करना चाहता है। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, और पाकिस्तान का जो मनोवैज्ञानिक स्तर है, उसे हम कैसे देखें? सबसे पहले मैं के न्यूज के सभी पैनलिस्ट और के न्यूज के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और चौहान साहब, पाकिस्तान ने स्वयं को जो है आतंकवाद का विक्टिम कहा जी, और हमेशा वो इस बात का रोना रोता रहता है कि वो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है जी। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं जी। पाकिस्तान की अगर विदेश नीति को अगर हम समझें जी, तो पाकिस्तान की विदेश नीति का अहम और अभिन्न अंग ही आतंकवाद है जी। ये वाली बात दुनिया से छुपी नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने वाले ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया? ना तो ये बात यूएन से छुपी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से, ना दुनिया से छुपी है। और कभी कभी मैं तो बल्कि अगर ये भी कहता हूं कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ओसामा बिन लादेन को, जिसने अमेरिका में जाकर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। अगर वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नहीं उड़ाता तो शायद जो है अमेरिका कभी आतंकवाद जैसी कोई चीज होती है इसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता, महसूस ही नहीं करता। मैं तो कहता हूं ओसामा बिन लादेन ने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया, इसके बाद ही दुनिया ने आतंकवाद को रिकॉग्नाइज किया है। तभी डब्ल्यू जॉर्ज बुश ने उस समय कहा कि भाई दुनिया को यूनाइट होना चाहिए आतंकवाद के विरुद्ध। तब आडवाणी जी ने कहा था, मुझे विजय कुमार सिंह आपको रोक रहा हूं, आतंकवाद के विरुद्ध विजय कुमार सिंह आपको रोक रहा हूं, छोटा सा कोड है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो आडवाणी जी ने कहा था कि अब अमेरिका को भी वो दर्द हुआ है जिस दर्द से हम वर्षों से पीड़ित हैं, आतंकवाद को हम वर्षों से झेल रहे हैं। तो आडवाणी जी ने उस समय कोट किया था। और एक और खबर इस वक्त आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनसे बात की है और कतर ने भी भारत को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। विजय कुमार सिंह कंटिन्यू रखिए।
जी, तो मैं कंटिन्यू करते हुए ये बात कह रहा हूं कि ओसामा बिन लादेन ने दुनिया को आतंकवाद से रिकॉग्नाइज कराया और अमेरिका ने पहली बार ये महसूस किया, ये दर्द महसूस किया, आतंकवाद कोई ऐसी चीज होती है। अदरवाइज वो आतंकवाद जो भारत में आतंकी हमले हो रहे थे उसे वो भारत की निजी समस्या मानते रहे। और क्यों ना माने, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है का जन्म भी वहीं से हो रहा था, पोषण भी वहीं से हो रहा था जी। आज भी जो है सारी दुनिया ने पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और भी बहुत सारे, दाऊद इब्राहिम और जितने भी आतंकी संगठन हैं वो सब की सब पाकिस्तान में संरक्षित हैं। लेकिन अब जो है पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा हुआ है और चीन की जो विदेश नीति है, अगर हम उसकी विदेश नीति की बात करें तो वो हमेशा इंपीरियलिज्म की विदेश नीति करता है, विस्तारवादी विदेश नीति है। तो इनसे हम किसी भी तरह की अपेक्षा रखें। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं जी कि आए दिन मीडिया पर न्यूज आती रहती है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, लेकिन चीन कभी भी फ्रंट में आकर के पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। एज ए विदेशी मामलों के जानकार होने के नाते अगर वो ऐसा करता है तो अब चीन का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम बहुत बड़े, भारत जो है एक बहुत बड़ा बाजार है और इतना बड़ा बाजार चीन अपना खोना नहीं चाहेगा। अगर समझदार कंट्री है तो जाहिर सी बात है वो अपने बाजार को नहीं खोना चाहेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान की विदेश नीति का जो अहम हिस्सा है वो आतंकवाद तो है ही। अब रही बात विदेश नीति को समझने या विदेश नीति को पढ़ने का, नहीं, अब तो समय वो आ गया है कि सज्जन को सज्जन मिले कि दो दो बातें हो, गधे को गधा मिले कि दो दो लाते हो जी। बहुत समय हमने जो है धैर्य धारण किया, बहुत समय शांति के कबूतर उड़ाते रहे और ये बार बार हम पर जो है आतंकी हमले करते रहे। अघोषित युद्ध, हमने हमेशा अघोषित युद्ध का सामना किया। लेकिन अगर ये वार डिक्लेयर होता है और कल अगर युद्ध का सायरन भारत की तरफ से बजता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यद्यपि ठीक से याद नहीं है, आज से 3-4 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मंच से कहा था कि अगर तुम युद्ध ही करना चाहते हो तो आओ युद्ध करते हैं। लेकिन युद्ध हम किसमें करते हैं? शिक्षा में आप हमसे युद्ध करो, टेक्नोलॉजी में आप हमसे युद्ध करो, आप प्रगति के दिशा में आप हमसे युद्ध करो, लेकिन वो युद्ध पाकिस्तान को नहीं आता है। पाकिस्तान तो सिर्फ आतंकी एक्सपोर्ट करना जानता है, बम ब्लास्टिंग करवाना जानता है, इधर उधर हमले करवाना जानता है। अच्छा, एक सवाल विजय कुमार सिंह एक सवाल मैं ले रहा हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैंने देखा, मीडिया के जरिए खबरें आई कि जो इस्लामाबाद की लाल मस्जिद है, जिसे आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाह कहा जाता है, लाल मस्जिद से ही कभी वहाँ सरकारें या ईसाई सब कुछ चलता रहा, पता नहीं चलता कि नहीं चलता, लेकिन लाल मस्जिद बड़ी कुख्यात थी। जितने ये जो निकले हैं, जितने ये आतंकवादी और सरगना हैं, सब लाल मस्जिद के प्रोडक्ट हैं। उस लाल मस्जिद के आलिम को, मौलाना को मैं कल सुन रहा था किसी विदेशी मीडिया में, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार से भली तो भारत सरकार है, वो कम हमारे लिए जहरीली है। वो ये बात कह रहे थे और कह रहे थे कि जब अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। क्या ये मीडिया में कहने के लिए है, अपने चेहरे को साफ करने के लिए है, या फिर कहीं ना कहीं वहां अंदर इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह सुन पा रहे हैं? ये सवाल मैं महेंद्र सिंह से लेता हूं। महेंद्र सिंह, आपके पास आ रहा हूं, अगर ये सवाल आपने सुना हो तो इसको जरा जवाब दीजिए इसका। जी दुर्गेश जी, दरअसल इंटरनेशनल लेवल पे घिरा हुआ है पाकिस्तान। तमाम सीधे आरोप उस पर लग रहे हैं कि टेररिस्ट जो ग्रुप है जिन्होंने हमला किया है वो पाकिस्तान की धरती से हैं। पाकिस्तान लगातार इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से उसने यूएन में डिफेंड किया, जिस तरीके से तमाम और जगहों पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारे यहाँ से नहीं है, ये भारत का इंटरनल जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने किया है।
तो उसी के लिहाज से कि डायरेक्ट कहीं रोल आ ना जाए पाकिस्तान का, इस वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। वरना कौन नहीं जानता है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जिस तरीके के ये सब आतंकवादी हैं, ये सब कैंप चलाते हैं, वहां उनको संरक्षण मिलता है, वहां पर उनका पोषण होता है, वो सारी चीजें सबको दुनिया को पता है। लेकिन चूंकि ऑफिशियल किसी उसमें इस तरीके की कहीं कोई बात आ ना जाए, इसलिए लगातार ये एक डिप्लोमेसी के तौर पर उनको कहा गया होगा कि आपको ऐसा बोलना है, जिससे कि वैसे ही पाकिस्तान हर जगह गिरा हुआ है, जिसको देखो वो पाकिस्तान को की बात को मतलब कम से कम गले नहीं उतर रही है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या पहलगाम हमले में उनका हाथ नहीं है। वो भले ही उनके सपोर्ट में तुर्की आ गया हो, भले उनके सपोर्ट में ओआईसी ने कहा हो, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की उस बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है कि भाई आपने पहलगाम नहीं कराया, आपके यहाँ आतंकवाद को पोषण नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता उसी का एक ये होगा कि ठीक है, कूटनीतिक तौर पर इस तरीके की बात की जाए जिससे कि कुछ हमारे ऊपर रहम करे कोई, हमारी बात को इससे कन्विंस हो जाए कोई। जी, और दो तीन डेवलपमेंट हैं कतर से। अभी जो मैंने खबर बताई कि कतर ने भरोसा दिया है भारत को, इसी तरह अभी एक और खबर आई कि ब्रिटेन ने कुछ पाकिस्तान को लेकर वीज़ा नियमों में बदलाव किया है और भारत के रुख को समर्थन दिया है। इसे कैसे हम देखें महेंद्र सिंह? हाँ, इसे कूटनीतिक तौर पर एक अच्छी पहल माना जाना चाहिए और जीत मानी जानी चाहिए, क्योंकि तमाम जो देश हैं हमें जरूरत है कूटनीतिक तौर पर अपने साथ लेने के लिए, और खासतौर पे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण देश हैं, तो उसमें हमें सफलता मिल रही है, लगातार मिल रही है। रूस का सपोर्ट है हमारे पास, कतर का सपोर्ट है हमारे पास, तमाम और जो देश हैं उनका सपोर्ट है। वो चाहिए भी सपोर्ट, क्योंकि वो दो तरीके से काम होना है। एक तो पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा, दूसरा ये कि हमें जब अगर हम प्रिसाइजली कहीं पर हम अटैक करते हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो वो भी मिलेगा हमें। तो मैं कूटनीतिक तौर पे इसको जीत मानता हूँ भारत की। ठीक बात है। जो ये ड्रिल वगैरह इनको लेकर, जैसे बहुत वर्षों के बाद 54 साल के बाद ये ड्रिल हो रही है, मैंने बड़े दावे के साथ में कहा और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि जो पीढ़ी अब जिसकी उम्र 25 साल है, 20 साल, 18 साल, 17 साल है, मैं दावा ये भी करता हूँ कि 30 साल तक के लोग जो हैं वो, मुझे नहीं लगता कि सिविल डिफेंस नाम की चीज़ को भी जानते होंगे। उसकी पालन करना, उसकी ट्रेनिंग करना, उसके साथ समझना, मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन चुनौती है हम लोग के सामने, क्योंकि सिविल डिफेंस के जो वर्कर आज से मुझे लगता है 30 साल 40 साल पहले थे उतने ही लोग हैं। कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं हो गया सिविल डिफेंस का। हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमारी चुनौतियाँ बढ़ी हैं, तो ये अचानक बटन दबा दिया कि साहब सिविल डिफेंस के लोग सारे लोगों को ट्रेन कर देंगे, ये कैसे हो पाएगा महेंद्र सिंह? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाएगा और इसको बड़ा इग्नोर किया गया। हालांकि जितनी भी वॉर्स हुई हैं उसमें सिविल डिफेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, खासतौर पर बॉर्डर एरिया में बहुत बड़ा रोल रहा है। इंफॉर्मेशन के तौर पर वो इंफॉर्मेशन देते थे, तमाम चीजें हुई हैं उनसे। बहुत एक कहते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका था 71 के युद्ध के बाद कि हम एक ऐसा अद्भुत संगठन खड़ा करते जो मतलब अद्वितीय होता, दुनिया की तरफ देखती, लेकिन हम भूल गए उसको। और आज हमको फिर याद आ रहा, हम तो दावे के साथ ये कह रहे हैं कि जो उनके स्ट्रेचर होंगे, जो आपदा से निपटने की चीजें होंगी, वो सब जंग खा रहे होंगे, बंद पड़े होंगे कहीं, ये हालत होगी। बिल्कुल, ना उसके लिए कोई फंड एलोकेट किया जाता है बहुत ज्यादा, ना उसके लिए कोई अधिकारियों में इस तरीके के, हर जिले में जिंदा है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो जिलाधिकारी को, जो प्रशासनिक अधिकारियों को इसको तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं देते। जबकि ये पहले एक एडीएम स्तर का अधिकारी, एडीएम सिविल डिफेंस होता था, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन पहले जरूर होता था और वो देखता रहता था, हर पूरे साल उसकी निगरानी करता था। जी, तो बिल्कुल वही तो नेग्लिजेंस हुई है। तो अब एक अगर रिवाइवल के तौर पर इनको कोशिश की जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि वॉर की सिचुएशन में जैसा कि अभी मेजर सर बता रहे थे कि अब तकनीक बदल गई है, तो उसमें ज्यादा बहुत मतलब इनका होना या ना होना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वार हो जाती है उसके बाद जो सिचुएशंस होते हैं कहीं पर, जैसे कि किसी बचाव कार्य में या किसी के इंफॉर्मेशन गलत ना फैले, चूंकि ये लोग बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में ना जाए, कि यहाँ पर
इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ना कि ब्लैकआउट कर देने से कुछ फर्क पड़ने वाला, क्योंकि अब बहुत प्रिसाइजली सब इक्विप्ड हैं, चीजें सब सेटेलाइट से इक्विप्ड है, सब चीजें सारी जितने एंगल पे जहां जहां लेटीट्यूड पे डालना है वहां पे वो जाके बम गिरेगा। और गूगल मैप हमारे आपके घर का सबका नक्शा ऑलरेडी सब जगह है, आप अभी डाल के देखिए कहीं का पूरा आ जाएगा, आपके गेट, घर, आपके गली में नाम, पेड़ पौधे सब आ जाएगा। तो अब तकनीक इतनी आगे बढ़ गई, एआई का जमाना है, अब इससे ब्लैकआउट या इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, सिविल डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन को अगर खड़ा कर ले गए तो ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। जब कभी हमें जरूरत पड़ती है, कोई कैलेमिटी आ जाती है या किसी तरीके की बाढ़ की सिचुएशन होती है या युद्ध हुआ तो कोई कुछ डैमेज हुआ तो, या ब्लड डोनेशन के तौर पर जब हमें अगर जरूरत पड़ेगी, अभी क्योंकि हमारे यहाँ ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता है, तो इस तरीके की सिचुएशन को संभालने के लिए मुझे लगता है इसकी बहुत अहम भूमिका होगी। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना भी चाहिए। और इग्नोर किया हुआ था, अभी चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन इसको याद किया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी, कर्नल प्रदीप भाटिया कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए कर्नल साहब। जी हाँ, मैं इसी बात पर आगे एक और ऐड करना चाहता हूं। चूंकि सिविल डिफेंस को इतना अहमियत नहीं मिली, लेकिन इस समय जब ये मौका है, मीडिया इसका बहुत साथ दे सकता है। मीडिया कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर। आप मीडिया की तरफ से और सिविल डिफेंस की तरफ से लोगों को शिक्षा दें, उनको जागरूकता बढ़ाएं, किस प्रकार ड्रिल्स करनी है वो बताते रहें, तो लोग कुछ ही दिनों में इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। स्कूलों में डायरेक्ट प्रोग्राम्स बनाकर मीडिया के ऊपर स्कूलों में फ्लैश किए जाएं, 10-10 मिनट की एक छोटी छोटी वीडियोस बना के लोगों को बताई जाए किस प्रकार उन्होंने ऐसी संकट की घड़ी में क्या स्टेप्स लेने हैं, किस प्रकार अपने आप को बचाना है। उतना ही यदि वो कर लें तो वो काफी होगा और सिविल डिफेंस को इसमें काफी ताकत मिलेगी। जी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि अभी और एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा कि नहीं, पाकिस्तान की सैन्य शक्ति हमारे मुकाबले बहुत कम है और उनका बजट भी कम है, लेकिन वो परमाणु संपन्न देश हैं। जो मौजूदा स्थितियां हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को पूछ रहा हूं, और आप एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं तो मुझे पूरी उम्मीद ही है, बल्कि आप ऐसा करेंगे ही कि बहुत जिम्मेदारी पूर्ण जवाब देंगे। एक देश में एक माहौल बन रहा, ये बनाया गया कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, एक माहौल बनाया गया, और इसके पीछे राजनीति है। इसमें कहीं कोई, मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, कोई राजनीति है। क्योंकि जो लोग आज सत्ता में हैं, जब वो सत्ता में नहीं थे तो इसकी राजनीति वो करते थे कि हम सर काट लाएंगे, हम नस्ताबूद कर देंगे, हम ध्वस्त कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते थे वो लोग। आज जब सत्ता में है तो पूरा देश उनसे कह रहा लड़ो लड़ो लड़ो, युद्ध करो। युद्ध जहाँ तक एक प्रिंसिपल है, सैन्य युद्ध में नुकसान ही होता है, कभी भी आप देख लीजिए। आप सहेंगे, मैं अगर गलत हूं तो इसको करेक्ट करिएगा। मैं आपसे सहमत हूं इस बात पर। युद्ध कोई अंतिम रास्ता नहीं है, जिसमें डिप्लोमेसी है। वर्ल्ड में एक ओपिनियन बनाया जाता है, उसके खिलाफ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस में इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन सबसे बड़ी है, जिसमें भारत ने शुरू पहल कर दी है। सेकेंड इज, दूसरी तरह से एनिमी देश को कोर्स करना, जो वाटर डिप्लोमेसी इंडिया ने स्टार्ट की है कि आप आज बगलियार डैम से पानी रोक दिया गया है जी। चेनाब नदी के अंदर आज पानी नहीं है जी। तो इस तरह से प्रेशर पड़ने पर दुश्मन को बिना युद्ध किए ही उसे उस स्थिति में पहुंचाया जा सकता है कि उसके घुटने टेक दिए जाएं। युद्ध से, देखिए, सबको मानने वाली बात है, युद्ध से नुकसान दोनों तरफ होता है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जो कि हमेशा से धमकी देता रहा है न्यूक्लियर वॉरफेयर की, और ये सबको मालूम है पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि उसको छुपा के रखा जाए। खुलेआम उस पे उसको बताया जाता है वर्ल्ड को कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जबकि हमारी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है। तो ऐसे में यदि युद्ध होता है, न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाता है, तो दोनों तरफ भारी नुकसान होगा। पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी तरफ भी नुकसान होगा। आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बनने के कगार पर हैं, $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होने वाली है।
हमें दूसरे तरह से युद्ध लड़ना है, जो कि चाणक्य नीति में भी कहा गया था कि युद्ध के विकल्प बहुत सारे हैं। उन विकल्पों को जब सब समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद फिर अंतिम जब और कोई चारा नहीं रहता तो युद्ध करना पड़ता है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी हमारे दर्शकों के सामने। मेजर विराट मिश्रा, मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछूंगा। जैसे एक माहौल बनता है, इस वक्त भी एक माहौल बन रहा है, ठीक है। कर्नल ने कहा कि हम सैंक्शन लगाएंगे, हम प्रतिबंध लगाएंगे, हम पानी रोक देंगे, हम घुटनों पर ला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जो मानस पटल है इस देश का, वो तो जो मौजूदा पार्टी है सत्ता में आई, वो यही बता कर आई कि हम बिल्कुल पाकिस्तान को उड़ा देंगे, पीओके पर कब्जा कर लेंगे, बम मार देंगे और सर काट लाएंगे। तो इस मानस पटल का क्या करें? वो बार बार एक माहौल देश में बन रहा है, उकसा रहे हैं। वो ये समझने को लोग तैयार नहीं है। उन्होंने कहना 27 लोगों का बदला चाहिए हमको। तो इस तरह की स्थितियों से कैसे निपटे हम? देखिए, एक बहुत ही जरूरी बात यहाँ समझने वाली ये है कि लड़ने राजनीतिज्ञ नहीं जा रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी वाला आदमी है वो नहीं जा रहा है। लड़ने जाएगी फौज, और लड़ने जो जाएंगे उसमें जो नुकसान है वो देश का है, वो फौजियों का है। क्योंकि बहुत बड़े रूप से ये देखा जाता है कि जो राजनीतिज्ञ है उसका कोई नुकसान नहीं होता। वो सोचता है कि हम इसी तरीके से लड़ा के और इस तरीके की बातें करके अपनी जो राजनीतिक विरासत है उसको बढ़ाएं। मेरा मानना यह है कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो भोले वाले होते हैं। उनको मीडिया अगर सही तरीके से गाइड करती है, अगर उसको सही लोग सही बात बताते हैं, यानी कि खास तौर से मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जो फौजी अफसरान हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो उनको सही तरीके से गाइड करता है, तो युद्ध की संभावनाएं घट जाती। युद्ध किसी के भी पक्ष में कोई अच्छी बात नहीं होती है। उससे बहुत म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, मैडमैन थ्योरी या मैड थ्योरी जिसे कहते हैं, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की, दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड देश है। तो लड़ने का जो रिजल्ट है वो बहुत ही भयावह होता है। पर ये कह देना कि कोई एक्शन ना लिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। एक्शन तो लिया जाना चाहिए, और लिमिटेड तौर पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति में जाने से हमें बचना चाहिए, पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति में, या एलानिया युद्ध से जाने। हम आतंकवाद के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हम गिरफ्तार कर सकते हैं, हम मार सकते हैं हम आतंकवादियों को। और तरीके हैं जिससे आप उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आतंकवादियों का, उसको निपटाइए। जो इनकी आर्थिक स्थिति है, जो FATF में ये काम कर रहे हैं, उसमें उनको ग्रे लिस्ट में शामिल कराइए। वापस से पहले भी थे, हम लोग ने ही शामिल करवाया था, वो काम करें। अभी इनका जो मूडीज ने इनकी रेटिंग्स घटा दी है, $7 बिलियन का इनका लोन होना है पाकिस्तान का IMF की तरफ से, वो इनको ना मिलने दें। इनको हर तरीके से फंसा के रखें, क्योंकि युद्ध अगर पूर्ण युद्ध होगा तो उसमें हमारा लॉस बहुत है। और जैसा आज IMF की कोई बैठक हुई है आज, उसमें पाकिस्तान को लताड़ा है IMF की बैठक में। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है, विक्टिम कार्ड खेला है उन्होंने। जी, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि चीन तो चाहता ही है कि भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट कर दिया जाए, उनको फंसा के रखा जाए इसी खेल में, वो आगे बढ़ता रहे और हम इसमें फंसे रहे। हमें इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। हमें कार्रवाई तो जरूर करनी चाहिए, पर बहुत तरीके हैं। उन सारे तरीकों को जब हम पूरा एग्जॉस्ट कर लें, उसके बाद ही हम पूर्ण युद्ध की तरफ सोचें, उससे पहले नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये बातें आप टीवी स्क्रीन पर कह रहे हैं। आजकल तो जिस मीडिया की बात आपने की कि मीडिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये काम करे, लोगों को जागरूक करे, युद्ध की स्थितियों को टाले, मुझे लगता है कि मीडिया खुद ही स्टूडियो में गन लिए हुए एंकर बिल्कुल फायर करे पड़े हैं। पता नहीं कोई जेट उड़ा रहा है, कोई राफेल उड़ा रहा है, कोई मिराज उड़ा रहा है। देश के बड़े बड़े संपादक इस समय कमांडर इन चीफ बने हुए हैं, कोई ब्रिगेडियर है, कोई जनरल है। ये हालत है इस देश की। और मीडिया की तो क्या ही कहें, ये स्टूडियो में युद्ध लड़ चुके हैं, हम जीत चुके हैं स्टूडियो में युद्ध लड़के। मेजर साहब, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हमें बोला ना कि बदला लेना जरूरी है, पर वो बदले के तौर तरीके अलग हो सकते हैं। इतनी लाशें बिछती हैं, इतने शहादतें होती हैं कि जिससे देश को उबरने में समय लगता है, और लड़ने पे पूर्ण वॉर, फुल स्केल वॉर लड़ने पे हमें बहुत लॉस भी है। हमें आगे बढ़ना है, हमें चाइना की बराबरी करनी है, ना कि हमें पाकिस्तान के साथ क्लब करके छोटा देश बनना है। तो ये तो खुद ही इनके घर में दाने नहीं और अम्मा चली बुनाने वाली कहावत इनके साथ है कि इनके साथ हमको बराबरी नहीं करनी। हमें तो अपनी श्रेष्ठता कहीं और साबित करनी। हमें ठीक बात, दुनिया में हमें अगर विश्व की एक ताकत बनना है तो हमें
इनके साथ लड़ के अपने आप को खराब नहीं करना है। ठीक बात है। एक छोटा सा सवाल रूप कुमार शर्मा जी से लूंगा, अगर शर्मा जी हैं तो। शर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे क्या आप? शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा सवाल। अभी अभी मेजर विराट मिश्रा जी ने कहा कि बहुत युद्ध कोई बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, और जिनके घर का बच्चा शहीद होता है वो गांव गली के लोग हैं, किसी नेता का बच्चा फौज में है नहीं, वो शहीद होता नहीं है, उसके घर मातम होता नहीं है। वो लाख कहें आप भारत माता की जय नारे लगाएं, हर हर महादेव करें, आप चिताओं में जाके वहाँ कुछ लोग अपना पटका बांध के वो नारे लगाने लगे, लेकिन उस परिवार से पूछिए ना कैसे सफ़र करता है। तो ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस देश की। जैसे आपने कहा ना कि हम लोग उस समय अफवाह फैलने से रोकते थे, आजकल तो मेन स्ट्रीम मीडिया ही अफवाह फैला रहा है। कैसे निपटेंगे आप लोग इससे? शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी का ऑडियो मुझे लगता है कि नहीं है। ये सवाल हम टॉस कर देते हैं, चूँकि महेंद्र सिंह बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस देश के श्रेष्ठ पत्रकारिता संस्थान IIMC से संबद्ध हैं। महेंद्र सिंह, ये सवाल आपकी तरफ मैं टॉस करता हूँ। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि मीडिया संस्थान जिनका रोल होना चाहिए था कि कुछ सीरियस बहस करते और लोगों को समझाते कि क्या सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में देश का की जो आर्मी है या देश का जो प्रशासन है, देश की सरकार है, उसे क्या करना चाहिए, ना कि सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हुए जो प्रोवोकेटिव उनके बयान आते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, या खुद से 2 दिन के लिए असलहे हैं उनके पास, 4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, इस तरीके की जो बकवास करते हैं उसको बंद करना चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, दरअसल वायरल हो जाती है इतनी छोटी छोटी क्लिप्स कि लोग उसी को सच मान लेते हैं। मैंने देखा है गांव देहात में अगर एडवर्टीजमेंट की कोई क्लिप चली जाती है कि जैसे घुटनों का दर्द ये दवा लगाने से ठीक हो जाता है, तो उसको वो लोग सच मान लेते हैं, उसको ये नहीं सोचते हैं कि कोई दवा की कंपनी कोई प्रचार कर रही है। तो सोशल मीडिया इतना इम्पैक्ट डालता है कि आप कुछ भी बोलते हैं उसको सच मान लेते हैं। अगर कोई बड़ा मीडिया संस्थान ये बात कहता है कि हम 3 दिन में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, तो लोग सच मान लेते हैं और लोगों के अंदर एक उत्साह आता है कि कब हमला करोगे, हमला करो। कभी ये नहीं बताते और हैं इस माहौल से सरकार भी दबाव में आती। इस माहौल, जब इस तरह का माहौल बनता है तो सत्ताधारी दल, उसके नेतृत्व के दिमाग में भी ये प्रेशर बनता है कि भाई अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगला चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सत्ताधारी दल ही ये सारी चीज क्रिएट करता। मैं तो मानता हूं कि गंगोत्री वही है, वही लोग आके मीटिंगों में, भाषणों में कहते हैं कि अब इस बार देखना मैं आर पार की ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला कर दूंगा। तो मीडिया उसको कॉपी करता है। अगर ऊपर से ये डांट फटकार पड़ जाए कि ये भाई आप लोग क्या कर रहे हो, तो मीडिया एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो गंगोत्री वहीं पर है, सत्ताधारी पार्टियों में वहीं पे है, और वही लोग इन सारी चीजों को आगे कहते हैं कि आपको ऐसे प्रोपेगेंडा चलाना, और वो प्रोपेगेंडा मशीनरी है पूरी। जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है कि हमारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। मुझे लगता है हमारे जो दोनों एक्सपर्ट महेंद्र सिंह, कर्नल भाटिया और मेजर मिश्रा, अब मुझे लगता है कि इनको तो जिन चैनलों में वो तो तुरंत ऑफर ही कर देंगे अगर इस तरह की बात ये लोग कर दें वहाँ। तो मुझे लगता है वहाँ के जो डिफेंस एक्सपर्ट भी बड़ी बड़ी मूंछों वाले, वो यहीं से फायर वो इस तरह करने लगते हैं। ये लोग तो बड़े सीधे सज्जन अच्छे सैन्य अधिकारी ये वस्तुस्थिति बता रहे हैं कि आप भिड़ोगे तो अपना नुकसान भी करोगे। तो मुझे लगता है ये लोग तो उनके काम की चीज है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। और ये चूंकि उनको तो चाहिए कि इमोशनल कुछ हो जाए, जिससे कि कुछ डर का माहौल हो जाए, जिससे कि कुछ ऐसा लगे कि बस अब आर पार होने वाला है और बिल्कुल ताल ठोक देना है। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें हैं। हमें कूटनीतिक तौर पर इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। पाकिस्तान में 1 मिनट में खत्म करता हूं। पाकिस्तान में 3 जगहों पर अभी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, बलूचिस्तान का, सिंध का और पख्तून का। तो आप ये सोचिए कि हम 2 जगह से तो हम बॉर्डर से मिलते हुए हैं, ठीक है, बलूचिस्तान को नहीं मिलते, लेकिन बलूचिस्तान को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, और एक तरीके से अगर कहा जाए कूटनीतिक तौर पर हम करते भी हैं। पख्तून जो है, पख्तून जो वहां पर वो बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर पता नहीं किसी को भी उठा लेती पाकिस्तानी आर्मी, मिसिंग है वहां पर बहुत सारे लोग। सिंध भी बनना चाहता है एक अलग देश।
अगर हम कूटनीतिक तौर पर यहाँ पर फोकस करें कि इस देश के हम 3 टुकड़े और करा दें और ये अपने आप में हो जाएगा, मतलब वो वहां पर इतना ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, हमारा बस सपोर्ट चाहिए उनको। हमें डायरेक्ट युद्ध के बजाय कूटनीतिक तौर पर जिस तरीके से सरकारों को पहल करना चाहिए, और हमें मीडिया को, हमें लोगों को, हमें पॉलिटिशियंस को यही बताना चाहिए कि देखिए हम मारेंगे, वो तारीख भी हमारी होगी, फिल्मी डायलॉग अगर कहा जाए, और वो जगह भी हमारी होगी, तो वो चुन के हम करेंगे हमला। चुन कर, एक बार चुन के नहीं कह रहे हैं, चुन कर ऐसा लग रहा कि अभी चुन लिया इन्होंने, इस तरह बातें होती है। बिल्कुल, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम पूरा एकदम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, बम मार देंगे, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है वो कर देंगे, हमारे पास मिराज है। जो धीर गंभीर होता है ना, तो वो बार बार वो रिवॉल्वर ऊपर लगा के नहीं घूमता, वो अंदर रखता है कि मुझे अपनी सुरक्षा करनी है। वो ये नहीं बताता कि हमारे पास ये मिसाइल है, वो मिसाइल है। हमारा मीडिया सब बताए पड़ा है दुश्मन देश को जाके। और दुर्गेश जी, है हमारे पास इस वक्त रक्षा मंत्री को, इस वक्त तमाम और बड़े मंत्रियों को बाकायदे संपादकों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे इंटरव्यूज देने चाहिए, और तमाम चीजें जो भ्रांतियां हैं ये सब खत्म करनी चाहिए। लेकिन ये हो कुछ नहीं रहा, ये कुछ नहीं हो रहा, इस तरीके की कोई पहल नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया। चूंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं है, बहुत शुक्रिया रूप कुमार शर्मा जी, कर्नल भाटिया, कर्नल मिश्रा, विजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े थे फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लेकिन महेंद्र सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान के अगर 3 टुकड़े कराने में कामयाब हो गए तो इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी लकीर दुनिया के इतिहास में कोई होगी नहीं। नमस्कार।